अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और सुबह ही सुबह अभी कुछ देर कबल हम आपके साथ एक ख़बर तो कुछ और शेयर करनी थी, लेकिन ख़बर हमारा जो ओरिजिन था वो चेंज हो गया कि स्टार्टअप ये कर रहे हैं जी 2 रुपये। पहले याद आता था आपको 2 रुपये की रोटी और सस्ती रोटी, अच्छी बात है और ना अब 2 रुपये आपको पेट्रोल जहाँ पे आप डलवा रहे हैं ना, आपको 2 रुपये वो पेट्रोल वाले भाई वापस करेंगे। कि अब हुकूमत ने आप पर रहम ये किया है कि आप इस 2 रुपये का, जिसके 2 रुपये सस्ता मैच बॉक्स भी नहीं आती, उस मैच बॉक्स को छोड़ के 2 क्या आता है खाने के लिए कुछ। कभी तो तारीफ कर दिया करें, कभी तो तारीफ कर 2 रुपये 2 रुपये सस्ता हुआ है, आवाम को रिलीफ मिला है। और अब देखें ना, अच्छा इस 2 रुपये का फायदा तब होगा जब पूरी गाड़ी का टैंक फिल करवाएंगे ना। तो फिर आपको जो 17-18 लीटर का रुपए टैंक है तो 120 रुपए की आपको बचत होगी। 1-2 लीटर से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज है ना कि सुबह का आगाज आप अक्सर कहते हैं कि 7 लीटर से आपको कितने बचेंगे? हमेशा बुरी खबरें आपको देते हैं। 1 लीटर के पीछे अगर 2 रुपए बच रहे हैं तो 7 लीटर के ऊपर 120 रुपए बचेंगे। 60 ओके, मैंने कहा 60 लीटर का टैंक होता है। मैंने कहा ये कौन सा हिसाब कर दिया आपने? नहीं 60 लीटर होता है। मेरा हिसाब इतना भी वीक नहीं, गो कि मेरा मैथ थोड़ा वीक था, लेकिन इतना भी वीक नहीं है। बट ये है ना कि आप लोग भी कहते होंगे कि क्या सुबह सुबह हमें इतनी बुरी खबरें सुनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी थी 2 रुपए से, फिर भी बुरी खबरों से तो अच्छी है ना। 2 रुपए सस्ता हुआ है। लेकिन देखिए जिसको जो गाड़ी वाला है ना, उसको 120 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ता है जिन्होंने बाइक पर सफर करना होता है, जिनके ऑटोज होते हैं, जिनके रिक्शाज होते हैं। तो उन बेचारों ने तो 60 लीटर थोड़ी अच्छा 2 रुपए तो ये तो बाकी कहा जाए, हातिम ताई की खबर पे लात मारी है, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि 10 से 15 रुपए तक फ्यूल की कीमतों में कमी होगी। अब 2 रुपए सस्ता हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें ना, यहाँ पे 2 रुपए सस्ता किया है, बिजली महंगी, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो घूम फिर कर बात फिर वहीं पर आ जाती है जहाँ पे हम खड़े होते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपको ये खुशखबरी दें। ताज़ा खबर आई है जो हमने आपसे शेयर की है। तो फ़ौरन निकलें, पंप्स पर जाएं, अपनी बाइक और गाड़ी के टैंक फिल करवाएं, क्योंकि 2 रुपये फ्यूल सस्ता हुआ है। तो ये है। अच्छा अब आप जो कह रहे हैं फ़ौरन निकलें, फ़ौरन निकलने के बाद आप बाहर का हाल देख रहे हैं। आप तो लोगों को कह रहे हैं कि बाहर स्मॉग में जाओ, काम काज नहीं करना, बाहर लोगों ने घरों से नहीं निकलना है, रोजगार के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। स्मॉग की इतनी बुरी हालत है कि बाहर ना निकलना हल नहीं है। मास्क पहने, एहतियात करें। अच्छा हाँ, अच्छा सुबह सुबह चूँकि स्कूल 8 बजे लगते हैं, तो आते हुए आप देखते हैं स्कूल के बच्चों ने भी मास्क नहीं पहने होते। उनके जो पेरेंट्स उनको छोड़ने आ रहे होते हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहने होते। इट्स अ रिक्वेस्ट, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग अपने बच्चों को, और खुद जो लोग बाइक पर, गाड़ी पर, ड्राइवर्स के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भेज रहे हैं, बट मेक श्योर करें स्कूल के गार्ड्स हम भी सुबह जब आ रहे होते हैं तो ऑफिस जब आ रहे होते हैं तो यही स्कूल का टाइम होता है। पेरेंट्स के साथ वैन्स में बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल। तो जब से हम ये सेगमेंट करना शुरू हुए हैं स्मोक के हवाले से, जब से स्मोक शुरू हुई है, तो एक वैसे ही ना ऑब्जर्वेशन आपकी सेंस ऑन हो जाती है। तो उसकी वजह से मैं ये देखता हूँ कि शायद ही कोई एक आधी फैमिली, एक आधा बच्चा होता है जिसने मास्क लगाया होता है। किसी ने भी मास्क नहीं अच्छा लगाया फिर स्मोक का तो राज था ही पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते। स्मोक तो हम देख रहे हैं। अब स्मोक के साथ जनाब फॉग भी आ चुकी है। मोटरवेज जो है तकरीबन बंद कर रही हैं, ट्रैफिक की रवानी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। आपको पता है कि फॉग के बाइस खासतौर पे जो बड़ी हाईवेज होती है, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम और M3 दरखाना से रजाना तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो नारोवाल रोड है और सखर मुल्तान M5 वो भी जो है वो बंद कर दी गई है। ये मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे को बंद कर दिया गया है, और बिल्कुल भी जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो चुकी है। ये वैसे अपने ही एहतियात के लिए है कि आपको अगर ज़रूरी है तो मोटरवे का सफ़र करें, अदरवाइज रात को मोटरवे का सफ़र ना करें। हर सर्दियों में ना हम देखते हैं कुछ लोग ना बड़े एडवेंचरिस्ट होते हैं, कुछ लोगों को बड़ा फोगी वेदर बड़ा वो उनको अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। हर साल दर्जनों गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं फॉग की वजह से। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस साल अपना ख्याल करें, क्योंकि आपकी ये जो तफरी है ना दूसरों के लिए बहुत महंगी और अपनी आपकी जान के लिए भी खतरे का बाइस बन सकती है। आपको फॉगी वेदर पसंद है तो कैनाल रोड है, जहाँ पर एटलीस्ट लाइट्स तो होती हैं, रेजिडेंशियल जगह पर बड़ी हाईवेज पे आपको एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। अब मोटरवेज पर, इन हाईवेज पर होता ये है, फिर 1 या 2 गाड़ियां नहीं टकराती हैं, फिर लाइन दर्जनों गाड़ियां लाइन लगती हैं। तो ये है जनाब, फॉग से भी हमने बचना है, स्मोक से भी हमने बचना है, और एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें अपनाना होगा, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर अब गुजारा नहीं है, और इन दोनों का बराह रास्त ताल्लुक हमारी लाइफ से है। एब्सोल्युटली, और जान है तो जहान है।
खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर दी जो स्मोक की और वेदर की कंडीशन है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ पर हम डिस्कशन जो करेंगे, ओपनिंग जो करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं फ़लस्तीन के इशू से। आपको पता है कि फ़लस्तीन पर इस वक्त बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स पर अटैक किया जा रहा है। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी तक जो इजराइल है उसकी जानिब से जंग बंदी जो है ना, उसका कहा जा रहा है कि हम ये गुड और इवल की लड़ाई है। इसमें अगर हमने जंग बंदी की तो इसका मतलब यह है कि हमने हमास के आगे हथियार डाल दिए हैं। इसके अलावा जो बाकी वेस्ट फोर्सेस हैं, जो वहाँ का मीडिया है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं, वो पूरा इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है, स्पेशली जो गज़ा पट्टी के ऊपर इस वक्त, मुझे लगता है जो हम लोग कहते थे ना एक पबजी गेम में हम जो मनाजर देखते थे कि वो आ रहे हैं, मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और बिल्डिंग देखते ही देखते विद इन सेकंड्स अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते थे, हम ये सुनते थे कि जो एक होलोकॉस्ट हुई थी और उसमें यहूदियों का बड़ा कत्लेआम हुआ था, वो हम सुनते आए थे। लेकिन ये हम लोग अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड हो रही है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है हर किसी के सामने, और कैमरे की आंख ये मनाजिर महफूज कर रही है। हम अपने आने वाली नस्लों को आगे क्या देकर जा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर जुल्म और सितम हो रहा है। मासूम बच्चे आप देखें कि अल-शिफा हॉस्पिटल में इनके साथ हुआ था, यही हॉलोकॉस्ट हिटलर ने यहूदियों के अगेंस्ट किया था exactly. और फिर यही सब कुछ ये मुसलमानों के अगेंस्ट कर रहे हैं। जो इनके साथ हुआ है उसका बदला ये मुसलमानों से ले रहे हैं। अच्छा, मुझे खुशी ये होती है कि जब बाकी आप देखें ना, इंग्लैंड के अंदर या बाकी ज्यूइश कम्युनिटी तक इन प्रोटेस्ट में शामिल होती है। वो कहती है हम इसको कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे साथ ये हुआ था ये तब गलत था, तो आज अगर फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है और हमारी ही कम्युनिटी कर रही है तो ये तब भी गलत है। मतलब ये जस्टिफिकेशन है ना, मतलब समझ भी आता है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स महफूज नहीं हैं, चर्चिज़ महफूज नहीं हैं, वहाँ पर जो मसाजिद हैं, वहाँ पे जो आम रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो भी महफूज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, यूनिसेफ की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमों के जो लोग वहाँ पर गए हैं, इवन के मीडिया के जो लोग हैं जो वहाँ पर कवरेज के लिए गए हैं, वो तक महफूज नहीं है इजराइल के इस शहर और उनके इन हमलों से। तो पूरी आलमी बरादरी जो है ना इस मामले में, वैसे एक चीज़ हुई है, इसके शर से जो अकेला खैर निकला है ना, वो ये निकला है कि पूरी दुनिया को कम से कम और मासूम बच्चों को और नौजवान नस्ल को और पूरी दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि जो वेस्ट और इजराइल बहुत इंसानियत के, ह्यूमन राइट्स के भाषण देता था ना, इसने इनकी ये हिपोक्रेसी ऐसा एक्सपोज किया इसको, और मेरा ख्याल है सदियों तक इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। हिस्ट्री में लिखा तो जा रहा है ना, बल्कि फ़लस्तीनी अपने खून से हिस्ट्री बना रही हैं, हिस्ट्री में लिखा जा रहा है, इसको फरामोश नहीं किया जाएगा। आइंदा आने वाले चंद सालों में फिर उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये कितना काला चेहरा, बदनुमा चेहरा वेस्ट का और इजराइल का हमारे सामने आएगा। इसी पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं जो मिडल ईस्ट के, एग्जैक्टली मिडल ईस्ट अफेयर्स के स्पेशली मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको शामिल करते हैं। मंसूर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो सूरत हाल है, हम तो बार बार मुतालबा ही कर सकते हैं कि जंग बंदी की जाए, रोका जाए इजराइल की जानिब से जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर। क्या कर रहा है पूरा वेस्ट, क्या कर रहा है मिडल ईस्ट, क्या कर रहा है, हमारे जो अरब ममालिक हैं वो कोई अभी कोई मज़ीद एफर्ट्स उठा रहे हैं जिससे जंग बंदी हो सके? अरब ममालिक तो जितने जो भी थे वो उन्होंने एक ओआईसी का पैकेज किस्म वो खास जो अपना मंसूर जाफ़र साहब, आपकी गालिबन आवाज़ का मसला, सर दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। असल चीज़ ये है ना कि 40 रोज़ से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन बजाय होना तो ये चाहिए था कि इस जंग में कमी आती, हमलों को रोका जाता, दुनिया बीच में आती। ये ग्लोबल डिप्लोमेटिक फेलियर है सारी दुनिया का, चाहे ये अरब ममालिक हो, मुस्लिम ममालिक हो या वेस्ट हो, क्योंकि जंग किसी भी तरह से, 2 जंगें अजीम हुई हैं उसके बाद पूरी दुनिया ने ये तय किया कि जंग हल नहीं है और दोनों जंगों का अंजाम फाइनली फिर टेबल टॉक की तरफ ही। तो मंसूर जाफर साहब, इस जंग का इख्तिताम क्या देख रहे हैं आपके टेबल टॉक पर होगा? क्योंकि 40 रोज हो चुके हैं, बजाय जंग में कमी आने के मजीद शिद्दत हमें देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से हमें खुशखबरी मिली है, खासतौर पे जो माल्टा की पेश करदा करारदाद थी सिक्योरिटी काउंसिल में जी, उसके हक 12 वोट हैं और 3 ममालिक जिसमें बरतानिया, अमेरिका और रूस उन्होंने फेल किया है।
इसमें उन्होंने एक तवील यानी लंबे वक्फे की जो जंगबंदी तो नहीं उसे वक्फा करार दिया है जंग के अंदर, क्योंकि जंगबंदी का इस वक्त नाम लेना शायद अमेरिका और इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से जो पहली करारदादें हैं वो भी वीटो होती रही हैं। तो ये एक ऐसी ओपनिंग है कि मैं समझता हूँ कि जिससे कम से कम जो जंग दिक्कत है उसमें कमी आएगी और वहाँ के जो इंसानी प्लान इसराइल की बड़ी नतीजे पैदा हुआ है उसमें कोई कमी आने का इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इस जंग के जो बयान कर रहे थे कि जिस अंदाज से को रवा रखने वाले ममालिक खासतौर पर अमेरिका इसराइल और उनके महंगी और हमारी हैं उनको अपने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने रात के डिनर के वक्त एक ऐसे ताहरी के अंदर फंस गए। वो उनसे मुतालबा कर रहा था कि वो इसमें चीज करें और आज सुबह की कल रात बुश को जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की हुक्मरान जमात है उनके मुजाहरा जो है वो प्रतिशत तस्वीर अख्तियार कर दिया। उसमें और है कि वहाँ पे शख्स ने दीवार से मारी। ये वो सूरत हाल है कि जिस जंग के फैलाव की बात की जा रही थी इसके बाहर हमें देखने को शुरू हो गए और इसी तरीके से जैसे इराक और शाम के जो आगाम है उसके इंस्टॉलेशन है इस 32 दिनों में हफ्ते होते थे तकरीबन 400 बम की वजह है कि इसमें अमेरिका और मोहम्मद सदर जो है वापस लौटना शुरू हो गया। अंदाजा हो गया है इस वक्त गजा पर अपने का जो साफ दिख रहा है आप अपनी हमाकत में कीजिएगा आप पहले इसराइल पर हम आपको कुछ चुका रहे हैं उसके हिसाब मंसूर साहब आपकी आवाज़ का फिर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है दरमियान में। हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे ताकि व्यूअर्स तक सही आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम भी सुन नहीं पा रहे हैं। आपके जो तज्जिया है उससे हम सही तौर पर मुस्तफीद भी हो सके ताकि पता चल सके माल्टा की जानिब से जो करारदाद पेश की गई थी। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसका इन्होंने जिक्र किया। वो एक ब्रेक टाइम आ जाएगा ना कि अगर इजराइल की जानिब से, क्योंकि पहले ये कहा जाता है जंग बंदी के जंग ख़त्म किया जाए जो आपस में लड़ाई है जिस पर इजराइल मान नहीं रहा था। एटलीस्ट ये भी ठीक है, एक दरमियाना रास्ता ये ना कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक दी जाए दोनों तरफ से, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। उसके बाद स्पेशली जो फ़लस्तीनी जो सिविलियंस हैं उन तक फूड पहुँचाई जा सके, उन तक खुराक, उनके साथ मेडिसिन, उनको ईंधन फराहम किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपना रोल प्ले करना होगा ना कि जो राब्ते मुनक़ता हुए हैं, जो पानी की पाइपलाइन जो थी उनको डिस्कनेक्ट किया गया था गज़ा के साथ, तो इसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होगा कि इन सब चीज़ों को वो रिहेबिलिटेट करे, इनको बहाल करवाए ताकि ज़िंदगी का कम से कम पहिया तो शुरू हो सके। वैसे तो जो बेचारे वहाँ के लोग हैं वो तो उनकी मरों से भी बदतर हालत है, कोई ज़ख्मी हैं, दवाएं मेडिसिन वहाँ पर नहीं हैं, खाने को खुराक वहाँ पर नहीं है, पीने को पानी वहाँ पर नहीं है, रहने को घर नहीं है, घर जो उनके थे वो खंडरात में बदल चुके हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ग्लोबली इसमें अपना रोल अदा करना होगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि किन बेसिस पर। अगर इजराइल मान भी जाता है तो ये जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, क्या इजराइल मानेगा कि उनको जो पाइप लाइंस जो हैं उनको ठीक किया जाए जो डिस्कनेक्ट किया गया, स्पेशली वो जो पावर प्लांट जो कि इजराइल की तरफ से तकरीबन 150 मेगावाट बिजली देता है, क्या उसको बहाल किया जाएगा? और जो गज़ा पट्टी के अंदर जो पावर प्लांट है जहाँ पर 60 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर ईंधन न होने की वजह से वो भी बंद है, क्या उसको बहाल करने दिया जाएगा? इसके अलावा स्पेशली सबसे पहले वो तमाम लोग जो कि जिनकी तदफीन करनी है, जो कि शहीद हुए हैं, जो कि सड़क पर कटी फटी लाशें इसी तरह पड़ी हैं, क्या उनको तदफीन करने के लिए इतनी मोहलत, इतना वक्त दिया जाएगा, इतनी सहूलियात दी जाएंगी कि इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करने के बाद इन लोगों की तदफीन हो सके? और इंक्यूबेटर्स पर वो बच्चे, वो नौमौलूद बच्चे जो कि अभी इस ज़िंदगी में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी आए हैं, वो ईंधन की फराहमी ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर दम तोड़े हैं, जो बाकी बचे थे उन हॉस्पिटल्स पर अटैक किया जा रहा है। क्या अगर ये ब्रेक टाइम दिया जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या इस ब्रेक टाइम में ये वो तमाम चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें हैं? अगर इसमें इन सारी चीज़ों पर डेवलपमेंट होती है फिर तो ठीक है,
वरना इसराइल को आप दोबारा से ताज़ा दम होने का मौका दे रहे हैं कि वो फिर आए, फिर दोबारा से हमला आवर हो। इसमें हमारी यूनाइटेड नेशंस है, फिर दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स ऐसे हैं, ह्यूमन राइट्स फोरम्स हैं, उनका बहुत अहम किरदार है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस गैप के दौरान अगर ये वक्फा आ गया है तो इसको कम से कम इसी से फ़ायदा उठाते हुए निगोशिएशन के लिए बात करें। इज़राइल को इस चीज़ पे बाय हुक एंड बाय क्रुक किसी भी तरह से इज़राइल को इस चीज़ पे कन्विंस किया जाए कि अब जंग ना करें फ़लस्तीनियों के लिए। और वैसे भी वहाँ पर हमास के मुजाहिदीन तो इसमें वो नहीं हो रहे ना, सफ़र कर रहे हैं। असल सफ़र तो फ़लस्तीन के अवाम हैं, गज़ा के मासूम लोग हैं, वहाँ के फ़लस्तीनी हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई रियली होप सो कि अब इनकी लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। मंसूर साहब देखिए, जहाँ पर रशिया और यूक्रेन था, अगर यूक्रेन बेचारे मजलूम थे और रशिया पूरी दुनिया में गलत नज़र आ रहा था, वेस्ट को भी गलत नज़र आ रहा था, तमाम बड़ी ताकतें कह रही थी कि पुतिन की पॉलिसीज़ गलत है, तो फिर यहाँ पर क्यों गेम उल्टी है? क्यों फ़लस्तीनी उसी तरह से यूक्रेनियों की तरह मासूम नहीं है? देखिए, जब ये जो बच्चे हैं वो ब्लू आइज ब्लॉन्ड है बच्चे, इस पर रूसी जो है वो हमलावर हो गया है और इनको जो है यूनिवर्सिटी से मिटा रहा है। शायद फलस्तीनियों का खून जो है वो साफ के बजाय सफेद है। इसी वजह से वेस्ट को उनके मासूम बच्चे जो इस वक्त तनो मलबे तले जो है दबे हुए हैं, उनके कोई अता पता नहीं है वो कहाँ है, ना उनके वालिदैन का पता, पूरे के पूरे खानदान जो है वो मरियम में किए गए। ये वेस्ट का बुरा म्यार जैसे में बयान करते थे, मैं समझता हूँ शम्स है और आने वाली कई सदियों तक जो है वेस्ट को और नॉर्थ को हॉन्ट करेगा और उनको अपने कैपिटल्स में जो है उसका जवाब देना होगा। और अपने अपने जब उनके बैलेट और अपने इंतखाबात का वक्त आएगा तब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है इस बड़े पैमाने पे इस्माइली अमेरिकी खत्ते में वो आग और खून की होली खेल रहा है। मैं समझता हूँ उसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। अगर माजी में नाजी ने इनके साथ निशाना बनाया था, उसको डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन ये जिस अंदाज से फलस्तीनियों को खून में लहरा रहे हैं और आए दिन जिन पर टनों बम जो है गिरा रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो सोशल मीडिया और इसको डिजिटल मीडिया के तवज्जो से मैं समझता हूँ क़यामत जो है वो महफूज हो गई है और इस देना होगा। इस वक्त इसराइल जो है जंग में इस चिंता हो चुका है कि वो 3 बार शिफा हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई हॉस्पिटल मौजूद है, उसका हमला में तलाश है कि हमारे शायद वहाँ भी यहाँ पे मौजूद है। 3 बार उसकी नाकामी हुई है और उसने अब अपनी नाकामी का पर्दा डालने के लिए इस अंदाज से वहाँ पे कम्युनिटी लीडर आया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे मौजूद थे उनको हम बताना चाहते हैं जो कब्ल इसलिए है इनको ब्रिटिश के इसराइल मोहल्लत हथियार लेकर आया है, असला लेकर आए तो यहाँ और उसकी बाकायदा फिल्मिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करने के लिए ये असला मास के जरिए इस्तेमाल था और वो हॉस्पिटल अपने कम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कि मास मंसूर जावर साहब, सर इंटरप्ट करने की बहुत माजरत, आवाज़ सही नहीं आ रही है, इंशाल्लाह दोबारा आपसे रब्ता बहाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असल चीज़ यही है कि इस वक्त पूरी दुनिया का इम्तिहान है, किसी एक कंट्री का, किसी एक मुस्लिम मुल्क का या गैर मुस्लिम मुल्क का ये इम्तिहान नहीं है। पूरी इंसानी बरादरी इस वक्त कटहरे में खड़ी है मजलूम फ़लस्तीनियों के आगे कि इस जंग को, जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में मासूम बच्चे गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, इस जंग को रोका जाए। बाकी चीज़ें उसके बाद में होंगी। जब तक ये नहीं रुकेगी हालात तब तक नहीं तब्दील बेहतर नहीं हो सकते हैं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। नाज़रीन, आज के टाइम में इस डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी की ख्वाहिश होती है उसकी जो नेट की स्पीड है ना वो कम ना हो, क्योंकि हम लोग गैजेट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। बल्कि इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री पे तब्दील कर दी है। ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। कोविड के बाद ख़ास तौर पे इस नेट की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इससे पहले तो होता था हमें नेट चाहिए होता था सिर्फ मैसेजेस करने के लिए या फिर कोई मूवीज़ 2G पहले इंटरनेट आता था, 2G 3G आया, 4G आया, लेकिन उससे भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है
लगता है कि जिन लोगों में पेशेंट नहीं है ना, जो कि इन पेशेंट के शिकार हैं, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, एंजाइटी लेवल उससे इतना बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि वो उनको 2G स्पीड पे मोबाइल फ़ोन देने चाहिए, जिस पे थोड़ी सी कोई चीज़ चले, फिर स्क्रॉलिंग हो, फिर चले, फिर स्क्रॉलिंग वो डाउनलोड हो, ताकि उनको पता चले कि ये मुझे वैसे ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है कि आप में ऑटोमेटिकली सब्र पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है जो आपको नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, जो मसरूफ बंदा है जिसका काम नहीं, मैं उनकी बात की है जो कि इनपेशेंट लोग हैं, जिनमें सब्र नहीं है। उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, ये तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं और वो बेचारे के डिप्रेशन में मजीद इजाफा होगा। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं और वो चीज़ एक नहीं हो रही, आप एकदम से इतना इरिटेट हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं। इवन इट हैपेंड विद मी। फिर मैं अपने आप को समझाने के लिए कहती हूँ कि इट्स ओके, ये स्पीड है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, या उसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, कोई लेकिन मेरी बात सुने, ये हल नहीं है। अच्छा, आज के इस टाइम में जब दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है, नेट इतनी बड़ी हमारी ज़रूरत बन चुका है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर्स करने हो, कुछ भी करना हो तो हमें नेट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जनाब, जब हम अभी 4G 5G के चक्कर में हैं, चाइना ने पूरी दुनिया को मात दे दी है। चाइना ने 100 गुना उसकी स्पीड में इजाफा किया अपने नेट की। अब आप ये देखें कि फी सेकंड चाइना की जो नई इंटरनेट सर्विस है वो इतनी रैपिड है, इतनी तेज़ है कि 1 सेकंड में 150 मूवीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी बियॉन्ड इमेजिनेशन के 150 मूवीज विदिन 1 सेकंड आप ये आपने तो अभी ये रिसर्च पढ़ी है। ऑलमोस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स अगो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये था कि यही ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें सिर्फ 1 क्लिक पे विदिन अ सेकंड आप 100 मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। और अब उसको आई थिंक उसी को उन्होंने थोड़ा मजीद मॉडर्नाइज किया है और अब वो 150 तक चला गया है कि अब एक ही सेकंड के अंदर बस यू हैव टू प्रेस। चाइना ने ना वैसे पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला, ऐसी ऐसी नई नई इन्वेंशंस लेकर आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता है कि दुनिया दंग रह जाती है। अच्छा, अमेरिका ने इससे पहले जो सर्विस दी थी ये उससे भी 3 टाइम ज़्यादा, 3 टाइम ज़्यादा फास्ट है। अमेरिका में, कनाडा में द इंटरनेट इज़ रियली एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ पर इंटरनेट बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, इजी टू एक्सेस है, पैकेजेस इतने हैं, इजी टू एक्सेस है। बाहर इंटरनेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और क्योंकि हालांकि इतनी बड़ी स्टेट है, कनाडा के अंदर तो शायद अमेरिका से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर लोग मौजूद हैं, ज़्यादा जगह पर मौजूद नहीं है, तो फिर उनके लिए बाकायदा फाइबर ऑप्टिकल वो बिछाने पड़ते हैं जाल तारों के, जिसकी वजह से उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये हम लोग जो है ना, ये मौज करें कि 1000-2000 में आपको 100 GB इंटरनेट तक मिल जाता है। और चाइना ने वाकई ही में दुनिया में जो रेवोल्यूशन लेकर आया है इसकी मिसाल नहीं है। इसीलिए दुनिया पहले यूनिपोलर थी, हाँ। अब दुनिया बाइपोलर है, क्योंकि अब अमेरिका के पैरेलल चाइना आन खड़ा हुआ है, बल्कि चाइना अमेरिका को भी काट चुका है, अमेरिका चाइना का मखरूज है। तो ये तो जनाब इंटरनेट सर्विस की बात की। अब दोबारा से चाइना और अमेरिका से निकलकर पाकिस्तान आते हैं और सीधा कराची जाते हैं। आपको पता है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि एक बड़े तवील अरसे से, आपको याद है, पीपल्स पार्टी एक गर्दान कर रही है बार बार कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अच्छा, उनसे ज़्यादा तो आप डेली इस चीज़ को रजिस्टर्ड करवाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनकी आवाज़ जाहिर बात है कि वो ये कहते हैं तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है ना, मंतक उसकी ये है कि सिंध जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना आइसोलेट हो चुकी है। MQM वो PMLN के साथ मिल गई है, JUI वो MQM के साथ मिल गई है। तो अब पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव हुई है, उसने अपने जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं उनको नए टास्क दिए हैं ताकि कराची और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सके। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। पीपल्स पार्टी क्यों शिकवा कर रही है कि हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं और सिंध तक बस हमें महदूद रखा जा रहा है? सर आप मैडम आप बाहर निकलें, इलेक्शन कैंपेन चलाएं, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो रह चुके हैं, जरदारी साहब को एक्टिव होना चाहिए, आप सब इतने एक्टिव वर्कर्स हैं, तो ये शिकवा क्यों? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी जो परसेप्शन है जो आप सामने लेकर आई है उसको मैं दुरुस्त कर दूँ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कोई इत्तेहाद पहली दफा नहीं बने हैं। 2018 के इत्तेहाद के अंदर PMLN, JUI, CDA, इनके साथ साथ PTI भी शामिल थी, MQM। ठीक है, तो ये कोई पहली दफा इत्तेहाद नहीं बने, ये हर दफा बनते हैं, कोशिश ये होती है
कि जो है कोई ऐसा इतिहाद बना दिया जाए कि जो कि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम कर दे। लेकिन आपने ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में भी अपनी अक्सरियत बरकरार रखी, इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात में भी, और पीपल्स पार्टी के अंदर की हुकूमत एक वाज़ेह अक्सरियत फिर नशिस्तें जीतने के बाद बनी। तो ये जो आप है कि ये इतिहाद हम बहाने निकले। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है खैर गफूर खान में है, हमारा यौम तासीस जो है बलूचिस्तान में हो रहा है। पीपल्स पार्टी हर शहर, हर सूबे, हर डिस्ट्रिक्ट में फाल है। हाँ, जो आपके कहा लड़त नहीं है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक ऐसा तासुर है जिसको मुस्लिम लीग नवाज ने पेश किया है। वो एक ऐसा तासुर है जिसको लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया लंदन में दफन करके यहाँ पे तशरीफ लाए। ठीक है, जो उन्होंने लंदन एयरपोर्ट से जब वो हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान का एक कन्वेंटेड वज़ीर आज़म को रिसीव करता है तो बयानिया में बताता है, पता लगता है कि खसूसी मरात हासिल है। फिर जब वो यहाँ पर लैंड करते हैं पाकिस्तान में तो अच्छा सहर साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है पीपल्स पार्टी को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कराची की बात करें मैम, कराची में भी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी फिर मेयर का जो इलेक्शंस हुआ उसमें जो बाकी पार्टीज भी यही गिला करती नजर आई हैं आपके ओपोनेंट कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कैंडिडेट्स गायब होते गए, फिर एक घरों से देखे गए। तो ये तो पीपल्स पार्टी भी कहीं इन्हीं रवैयों का आकाश और इसका मुजाहरा करती रही है। देखिए, बात ये है कि ये जो वो लोग जो कि इलेक्शन में जाने को तैयार ही थे, क्या हम उनकी बात करेंगे? वो लोग जिनकी नशिस्तें कम थी हम उनकी बात सुनेंगे? या वो जो ज़िमनी इंतखाबात में जो कि निगरान हुकूमत के वक्त में हुए वो भी बुरी तरह नशिस्तें हार गए थे, हम उनकी बात करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी जहाँ पर भी पीपल्स पार्टी मैम, लेकिन इस कराची के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जमहूरियत के साथ मजाक तो हुआ है कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? तो मेरे पास इलाज नहीं है, तो प्रोपेगेंडा का तो इलाज नहीं है। क्या के अंदर क्या एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ? अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मैम, लोग लापता हो गए, फिर उसके बाद जिस तरह लाए गए सहर साहिबा, प्रोसेस का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस प्रोसेस को कहा है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सा मामला था सारा। जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने, हमने कहा था एमकेएम कि आप बाइकआउट करें इंतखाबात का। नहीं, एमकेएम की बात नहीं हो रही मैम, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो रही है, लोकल बॉडीज की। मैं इलेक्टोरल प्रोसेस की भी बात कर रही हूँ। देखिए, बात ये है कि आपने जब आपको करता है आप जो है अवाम का सामना नहीं कर सकते तो फिर आप प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। क्या इससे पहले क्या वहाँ पर स्वाइन सर्दी में समाज सामने की नशिस्तें थी जो आज भी पास हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये एक प्रोपेगेंडा की बेसिस पे वो लोग जो इकाइयों के अंदर आए और मुसल्लत कर दिए गए, जिनका मकसद ये कि सिंध के अंदर इंतजामी तकसीम हो, जिसके अंदर अवामी तकसीम हो, जिसके अंदर जो है सोसाइटी के अंदर नफरतें फैलाई जाए, वो चीज को पाकिस्तान के अवाम ने, सिंध के अवाम ने जो है मुस्तरद किया। बिल्कुल ठीक है सहर साहिबा, आप जो प्रोपेगेंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं मैडम, हम प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक तरह से जब उन पर 9 मई के वाक़यात के बाद उन पर जब केसेस हो रहे थे तो उनको अरेस्ट किया जाता था और फिर जमात इस्लामी वाले जाके उनकी ज़मानतें करवाते थे कि उनके बंदे पूरे होने चाहिए। ये सब कुछ मीडिया में रिपोर्ट होता रहा है, हम प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। हम कराची की बात करते हैं, कराची के अंदर भी एमकेएम वाले ये दावा करते हैं और ये भी प्रोपेगेंडा नहीं है। एमकेएम के लोग ये कहते हैं कि जो अंदरून कराची है या कराची के जो बड़े हल्के हैं वहाँ पर तो अभी भी एमकेएम वाले सीट्स लेकर जाते हैं। ये तो कराची के बिल्कुल साइड पर जो साहिली इलाके हैं और जो कराची में अभी डेवलप्ड हुए हैं, पीपल्स पार्टी से वहाँ से ही इलेक्ट होकर आती है और ये पूरे कराची का और सिंध का ठेका ले लेती है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप जो है इलेक्शन का बाइकआउट करें, हम उनके इंतजामी मामला को हम रन कर रहे थे। क्या पीटीआई ने 9 मई के बाद अपने आप को मुतनाज़ा नहीं किया? क्या उनके लोग जो है खुद एलानिया जमात छोड़ के नहीं गए? क्या उनके जो डिसीजन मेकिंग पे क्या एलानिया इख्तलाफात नहीं हुए? देखिए, पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक पे और जमहूरी रिवायात से भरपूर यकीन रखती है और पीपल्स पार्टी ने अपनी जमात में तब्दीली लगाने की चाहते हैं, न कि जमात को इलेक्शन प्रोसेस पर बाहर रखने की चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं समझती हूँ कि जिस किस्म का आप एक जानिया बनाने की कोशिश करें तो रद्द करना होगा,
पीपल्स पार्टी ने बहुत कम वक्त के अंदर बहुत गहरे काम किया है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। आप आज देखें जितना मुशाहिद है मतलब वहाँ जिस तरीके से उन्होंने कराची के अंदर डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड हो, क्रिकेट पार्क हो, पीपल्स स्क्वायर हो, ये काफी दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारी की कि पूरे सिंध के अंदर। सेनेटर साहिबा आप क्या हमारे साथ हैं? राब्ता मुनक़ता हो गया है। लेकिन कराची के लिए पीपल्स पार्टी हो या जो कराची वालों की हालत नहीं बदली है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हालत बदल गई है। लेकिन कराची के हालात, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और ये वो कराची है फिजा जिसका 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है इस मुल्क का। पाकिस्तान का कराची चलता है, मुल्क चलता है, लेकिन कराची के नाम पर सिवाय सियासत के पानी का मसला है, बुनियादी मसाइल हैं। साफ़ पानी वहाँ पे लोगों को मुयस्सर नहीं है, टैंकर माफिया का राज है। सड़कों पर आप घर से बाहर निकलते हैं, ना तो आपकी जान महफूज है, ना आपका माल महफूज है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर कराची के लोगों को जिस तरीके से इसने मायूस किया है, तो अब तो शहर कराची के लोगों की, शायद अल्लाह करे कराची के हालात पर हमारे हुक्मरानों को तरस आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। स्पेशली कराची के अंदर अब ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी क्या नया बयानिया लेकर आती है, क्योंकि शिकवों से तो आपको वोट मिलेंगे नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी कितना एक्टिव होती है, एटलीस्ट सिंध के अंदर ही। अगर वो सिंध तक ही अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं 3 टेन्योर गुजरने के बाद, अब और मेरा ख्याल है कि शायद बयानिए की ज़रूरत भी ना पड़े। जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है, आपके पास आवाम को कुछ बताने के लिए होता है, और वैसे भी बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, काम नज़र आता है, काम दिखता है, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारी चीज़ें बड़ी बेमायनी सी हो जाती है। शिकवों पे बड़ा होता है, शिकवों पे कैसे वोट। चलें शिकवों से निकलते हैं बाहर। अच्छा जी, अब भारत से बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। एग्जैक्टली, इंडिया से शेयर करें आप। मैं बताती हूँ जी। अच्छा, ये कराची से इंटरलिंक्ड है, आपने कराची से निकलना कराची में भी यही चीज़ है, कराची में भी यही चीज़ है, लेकिन कराची के अंदर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। आई थिंक ये फैसला जो इंडियन कोर्ट्स ने लिया है, कराची को भी लेना चाहिए। कराची के अंदर भी फैसला ये लिया गया है कि हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनकी बहुतात है, जो कि आए दिन रोज़ किसी ना किसी को काटते रहते हैं। तो जो कोर्ट थे, वहाँ के जो जज थे विनोद, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर कोई कुत्ता किसी राह चलते शहरी को काटता है तो वहाँ की स्टेट्स गवर्नमेंट 10,000 रुपया हर्जाना भरेंगी उस शख्स को जो कि काटा है। और ये भी सिर्फ एक दांत का है। अगर किसी को काटने कुत्ते का एक दांत लगता है, नजर आता है, ये तो है कम से कम 10,000। जो स्ट्रे डॉग है इसकी हर्जाना तो रियासत अदा करेगी जी, लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं अगर वो काटते हैं तो उसका हर्जाना मालिक उसका मालिक मालिक अदा करेगा। और ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। आपको लगा बस इतनी सी पनिशमेंट है, ये तो अगर कुत्ते ने एक दांत काटा है तो फी दांत 10,000 रुपया है। उसके बाद अगर वो उसने ज्यादा जोर से बाइट किया है और उसके जिस्म का गोश्त भी उतर आया है तो 0.2 सेंटीमीटर अगर उसका जिस्म का मांस उतरा है तो उसका 20,000 रुपए से हर्जाना शुरू होगा। ठीक है, आप खूबसूरत, मतलब कि सजा पे डिवीजन देखें आप। तो ये किया गया है पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है। और उन्होंने जजेस ने बड़ा तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे यहाँ के शहरी हैं, ये अगर गैर महफूज रहेंगे तो ये बड़ी अलार्मिंग है। तो इसी वजह से उन्होंने जो है ये फैसला लिया है। और कराची के अंदर भी यही सूरत हाल है। अच्छा, वहाँ की अदालत ने ये फैसला दिया है। हमारे यहाँ तो अगर खुदा ना खासा किसी को गलती से कोई कुत्ता काट भी जाए तो वैक्सीनेशन ही नहीं है, वैक्सीनेशन ही नहीं है, इलाज ही नहीं होता। और ये बाज़ दफ़ा जो ये पागल कुत्ता काट ले तो इंसान अपनी जान से जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे पहले वैसे अगर कोई कुत्ता काटता है किसी शख्स को तो सबसे पहले कुत्ते को देखना चाहिए कि वो ठीक है। नहीं, इट्स नॉट अ लाफिंग थिंग। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है कि वो कुत्ता पागल तो नहीं है, एग्जैक्टली कोई हल्का कुत्ता तो नहीं है। ये ऐसा आपने दूसरी तरफ मेरा माइंड ले। अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर्स पूछते हैं, लिटरली डॉक्टर्स पूछते हैं क्योंकि ये अगर पागल कुत्ता काट ले तो आपकी जान जा सकती है। ये इतना ये खतरनाक होता है। लेकिन अल्लाह करे हमारी कोर्ट्स भी, यहाँ के लोग वहाँ के भारत से कुछ अच्छी चीजें भी सीखें, देखें कि किस तरह एक जिम्मेदार रियासत जो है वो अपने शहरियों का ख्याल रखती है कि अगर कुत्ता भी काटेगा
तो उनका हर्जाना रियासत अच्छा, अदा इसमें भी करेगी। देखें 193 एप्लीकेशंस के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। कोई एक चलें, आदमी देर आए दुरुस्त है, उसके बाद उसको इसकी संगीनी का अंदाजा हुआ है ना। 200 लोगों के बेचारे जिनको काट गए उसके बाद, लेकिन एटलीस्ट एट दी एंड इवेंचुअली फैसला तो ले लिया। लेकिन हमारे पास तो रेबीज की मेडिसिन भी मौजूद नहीं होती कि अगर कोई काट भी ले। लेकिन यह है कि ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको ये भी बड़ा अजीब बात है कि फिर आप उनको शूट एट साइड का ऑर्डर दे देते हैं। उससे बेहतर यह है कि आप इनको पकड़ के किसी जंगली आप जहाँ पर जानवर रहते हैं, आबी हयात है जहाँ पर। अच्छा, वो तो दूसरी चीज़ है, वहाँ पर लेकिन अगर हम फेंकें। इस हाँ ये चीज़ वैसे ये आइडिया हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ हुआ भी है, लेकिन हमारे तो डायरेक्ट कुत्तों को मार दिया जाता गलत बात है। गलियों में फेंक दिया जाता गलियों है, में फेंक ताफून दिया उठता है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म तो हमारे पास मौजूद नहीं है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम आपको पाकिस्तान के ऐसे सुपरस्टार से मिलवाते ही रहते हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा हमारे प्रोग्राम में गेस्ट ज़रूर होता है जो कि अपने बलबूते पर अपनी मतलब खुद से कोई फंड जनरेट नहीं होते, कोई उनको पंजाब बोर्ड की जानिब से, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती, कोई उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, ये एक प्लेयर के लिए कितने फ़ख्र की बात होती है। और स्पेशली मैंने इन लोगों को देखा जो कि अपनी बलबूते पर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। उनको एक ये खुशी होती है, कहती है जब पूरे क्राउड के सामने पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो रेस किया जाता है या फिर पाकिस्तान का नाम अनाउंस किया जाता है, तो हमें तब बड़ी खुशी होती है, तब हमें बड़ी बड़ा खुशी अच्छा होती है। और लगता ये है। वैसे भी आपका पेट्रियोटिज्म ही होता है कि जो आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पर मजबूर करता है, अपनी मेहनत के। हम तो अक्सर स्पोर्ट्स बोर्ड से ये कहते हैं कि खुदारा ये जो लोग हैं, जो इन बच्चों में ये जो टैलेंट है हमारे इन नौजवानों में, हमारे इन एथलीट्स में, इसको अगर आप कम से कम कुछ कोई एक अप्रिशिएट ही कर दे। अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये हुकूमत का काम होता है कि स्टेट इनको स्पॉन्सर करती है, स्टेट इनको रिसोर्स करती है, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर अपना नाम मनवाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही आज बॉडी बिल्डर अनस जमील हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सिल्वर कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग मास्टर कैटेगरी में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो अनस हमारे साथ मौजूद है। अनस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरी कौम का फ़ख्र है आप जैसे लोग जो कि खुद अपनी मेहनत के तहत, जब कोई विदाउट एनी रिसोर्सेज जब इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, किस तरह से आगाज़ किया? मेरी जर्नी ये है कि मैंने स्टार्ट की बॉडी बिल्डिंग जो है, जब मैंने अपनी जो है इंटरमीडिएट स्टार्ट की थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, तो देयर बेसिकली स्टार्टेड लिफ्टिंग द वेट्स। देन लेटली बेसिकली जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस से जब स्टार्ट की यूएमटी से जो है, तो उधर बेसिकली मैंने अपने जर्नी का स्टार्ट किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई बिकम द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी टीम एंड देन आई लेटली स्टार्टेड मूविंग टू प्ले, यू कैन से, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। तो स्लोली एंड स्लोली सबसे पहला कंपटीशन मेरा लाहौर का था, उसमें मैं गोल्ड हुआ। उसके बाद फिर मैंने पंजाब का किया, वो विन किया जो है। और फिर लेटली मुझे याद है कि ग्रेजुअली मैं मूव करता गया, छोटे छोटे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और इसके अलावा लाहौर लेवल के, साउथ लाहौर लेवल के सारे कॉम्पिटिशन्स खेले जो है। और इसके बाद जो है आई बेसिकली डिड अ बिग ब्रेक थ्रू इन यहिया क्लासिक 2019, उसमें मैं रनर अप हुआ जो है। और सारे जितना भी बेसिकली ओवरऑल ये सबसे बड़ा कंपटीशन होता है और बड़ा जो है एक कहते हैं ना उसे कि जिसका एक बड़ा वो है कि नाम है जो। और उसके बाद फिर जो है चल सो चल इस तरह काम चलता है। अच्छा अनस, ये बताइएगा आपके इस थ्रू आउट इस सारे जर्नी में गवर्नमेंट ने आपकी यूनिवर्सिटी में या आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशंस बनी होती हैं इतनी ज़्यादा, इनमें से किसी ने आपके साथ ताउन किया फाइनेंशियली, मोरली, या किसी तरह से आपको गाइड किया हो, या आपने अकेले खुद ही ये सारी चीज़ें अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर लड़ी है? ये सारे अपने बलबूते के ऊपर, इट्स ऑन योर ऑन विल यू जो है। फाइनेंशियली जो है ऑब्वियसली गाइड तो कोई से भी नहीं किया, मोरली गाइड करने वाले बहुत सारे थे जो है कि हाँ जी आप कंपटीशन प्ले करो, ये करो जो है। ये सारी दुनिया में इसी तरह ही है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के चैनल के दोस्तों से लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो स्पोर्ट्स है सारी आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपने अपना जो है बेसिकली एक सिलसिला, एक नाम बनाना होता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जो है स्पॉन्सरशिप्स आपके पास आते हैं। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि स्पॉन्सरशिप्स नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंटेशन की इस तरह कंपनीज नहीं है जो।
और इस तरह जो है आप कहें कि हर जो बॉडी बिल्डर इस तरह टू बी फ्रैंक रो रहे होते हैं कि जी यार हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करें, तो ये नहीं हो सकता जब तक कि आप अपना नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक प्रोसीजर होता है कि आप एक प्रो कार्ड विन करते हो, उस टाइम तक आप सब कुछ अपने ही बिहाफ पे कर रहे होते हो। प्रो कार्ड विन करने के बाद एक बड़े स्टेज के लिए आप रेडी होते हो ओलंपिया लेवल पे, या फिर इस तरीके से फिर आप चल चलते हैं, आपकी जर्नी चलती है, फिर आपको स्पॉन्सरशिप आना शुरू होती है। अच्छा अनस, लेकिन आपने कहा कि अपने अकेले बलबूते पर, अपने ही खर्चे पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाउ यू मीट योर एक्सपेंसेस? क्या आप प्रोफेशन क्या है वैसे, इसके अलावा क्या करते हैं, काम शाम क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सही मेरा जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 11 ईयर्स का है जो। इसके अलावा मेरा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस है, बिजनेस भी है अपना जो है, क्लाइंट्स को मैं डील करता हूँ। तो इस लिहाज से अभी भी जो है मैं एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ जो एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी के अंदर जो है। दैट इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस। तो अनस ये बताइए कि डाइट आपकी क्या होती थी, खाते क्या थे आप, अगर जो हमारे व्यूअर्स जो कि बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं और वो ये सब कुछ कर भी रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? सबसे पहले तो डाइट में बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं अपने जो हमारा जो इंडो पाक का प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो तरी का मसला है। जो तरी जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे हर खाने के अंदर जो है ना वो तरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमने ये करना है कि जी ये कोई भी डाइट लेनी है, बाहर भी लेने गए तो जी इसमें तरी ज़्यादा, तरी क्या है, ऑयल है। जो ऑयल है ना वो सबके सारा का सारा जो है ना आपके मसल के ऊपर चढ़ता है। जब वो मसल पे चढ़ जाता है तो उसका नुकसान ही होता है कि वही उसको उतारते उतारते 4 साल 5 साल 3 साल लग जाते हैं। अगर आप बाहर कंट्री में जाएं या दूसरे लोगों की जो डाइट देखें, उसमें उन्होंने एक छोटा सा सब कुछ बना के ग्रिल करना होता है या स्टीम करना होता है, ना कि यहाँ पे बून के उसकी ना वो मत मार कर रख देते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर न्यूट्रिशन जितनी होती है वो तो वैसे ही उसके अंदर जब हम उसको कुक करते हैं वो वैसे ही सारी गायब हो जाती है। नहीं, मीडियम कुक में अगर आप करें तो वैसे वो फुल फ्राई और वो बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे देसी बाहर जाके भी कहते हैं फुल कुक्ड होना चाहिए। एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। लेकिन घर के अंदर अगर बनाया हुआ कुछ हो, घर का ऑयल या देसी घी बड़ा ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा होता है, तो ये चीज़ें खानी चाहिए। देखिए देसी घी मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को जिनकी कोई वर्किंग है। अब हमारी कौम जिस फेज से गुजरी उसमें जब आपका 10 से 11-12 बजे दुकानें ऑन होती है, स्विच खोलते हैं, जो है कारोबार चलता है, उसमें देसी की कंजम्पशन कहाँ पे होगी देसी घी की? तो मसला ये है कि प्लांट ऑयल्स आ गए हुए हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आ गए हुए हैं, जो कि सब के सब आर्टिफिशियल है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा ऑब्वियसली ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, और सबसे बेस्ट है मेडिटेरियन डाइट है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर जो है ना देखें, जो उसको यूज़ करें, और उसका भी यूज़ 1 से 2 टेबल स्पून हो, से अब ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हमने उसका निचोड़ निकाल के ऑयल के अंदर उसको भूनना है। वो भूनने का मुझे नहीं समझ लगती। मैं हर जगह ट्रैवल किया, मुझे भूनने वाला सिस्टम नज़र नहीं आया। लोग ग्रिल करते हैं, स्टीम करते हैं, या डीप कुक भी करते हैं, डीप फ्राई भी करते हैं, बहुत ना होने के बराबर ऑयल होता है। तो सजेशन यही है, डाइट है असल में हमारे लोगों का मसला ये ना, हम लोग खाने खाबों के शौकीन हैं। पूरी दुनिया में लोग जीने के लिए खाते हैं, हम लोग खाने के लिए जीते हैं। हमें खाना टेस्टी चाहिए, डजंट मैटर उससे आपकी हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है, आपकी सेहत पे क्या असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया अनस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, और इसी तरह अपने मुल्क का नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करते रहे। नाजरीन, हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त सूरत हाल हम खेल की बात करेंगे। और खेल में वर्ल्ड कप कल के सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड है उसको हुई है जी शिकस्त, और इंडिया जीत गया है। अच्छा, उसके बाद एक नया ना तहलका खेज, उससे पहले भी ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि जो इंडियंस हैं उनकी जो बॉलिंग है, बॉल है, वो कोई स्पेशल किस्म के दिए जाते हैं, यहाँ पर पिच तब्दील करने का कल के मैच में तो न्यूजीलैंड भारत का था, भारत जीत गया, भारत को मुबारक हो। लेकिन जो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कल फाइनली बाबर आजम नहीं रहे कप्तानी में। बाबर आजम कप्तानी में कप्तान नहीं रहे, कप्तान नहीं रहे जी। आप क्या आपने कहा बाबर आजम। अच्छा, एक चीज़ है, इस पे दो राय हैं। कुछ लोग तो बहुत कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है, बाबर आजम की बड़े वो अपने नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए कहा गया था। उन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया ना, तमाम फॉर्मेट से रिजाइन दिया। शान मसूद हैं हमारे टेस्ट टीम के कप्तान, और शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे T20 के कप्तान। अच्छा, फिर शाहीन शाह अफरीदी के कप्तानी पर भी सवालात उठ रहे हैं। जिस फास्ट बॉलर को इतने रन्स पड़े हैं और उनको कप्तान बना दिया गया है। बाबर आजम ने जो 4 साल तक कप्तान रहे, पाकिस्तान को इतना सर्व किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका इस तरह कप्तानी से जाना, और आगे फिर शाहीन शाह का
कप्तान बनना, इसी सारे मामले पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। याहिया भाई, ये बताइएगा, कल जिस तरह से बाबर आजम ने पूरा नोट लिखकर रिज़ाइन किया अपनी कप्तानी से, उनके इस फैसले को आप क्या कहेंगे? और ये जो इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा था बाबर आजम पर कि बड़े नाकाम कप्तान हैं, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ, आप एग्री करते हैं सर? इंडिविजुअल किसी की क्या प्लेयर की परफॉर्मेंस रही है? कप्तान अकेला तो नहीं मैच जितवाता, पूरी टीम होती है, हमारी तो पूरी टीम की नाकामी इसमें सामने आई है, तो मलबा सारा बाबर पे ही डलना था। सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात, आपने कप्तानी से शुरू की है बात, पहले वो एक खिलाड़ी की हैसियत से खेले, और खिलाड़ी की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो उनके क्रेडेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा एज ए बैट्समैन किया। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दर्जा बंदी में वो टॉप ऑफ द लिस्ट आए। पाकिस्तान टीम उनकी क़यादत में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो दर्जा बंदी है उसके ऊपर टॉप पर आई। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनकी कप्तानी में फ्लॉज तो थे, और ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सारी चीज़ें जो है अब वो खड़ी हो गई, या अचानक से ये सारी चीज़ें जो है वो ज़बान ज़देआम हो गई। बात दरअसल ये है कि इन सारी चीज़ों को बनने में और सामने उभरने में एक दिन का वक्त लगा नहीं, और इन सारी चीज़ों के सामने आने में 3-3.5 साल सामने आए। फिर बाबर आजम ने जिस तरह कप्तानी की, वो सारे मसाइल आपके सामने हैं। बाबर आजम ने जिस तरह कप्तानी की वर्ल्ड कप के अंदर, वो आपके सामने है। अभी आपने बात की कि सिर्फ कप्तान नाकामी का जिम्मेदार नहीं होता, अब बाकी 11 खिलाड़ी भी इस टीम का पार्ट है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप में जाने से पहले बाबर आजम से क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, रिव्यू कमेटी ने कहा था कि आप अपनी टीम को रिव्यू कर लीजिए, आप शादाब खान से बॉल नहीं हो रहा है, आप उनके हवाले से सोच लीजिए, एक टूर्नामेंट में उनको बाहर बैठा देंगे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनके ऊपर मेरा पूरा एतमाद है। आप वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर, भारत के कुलदीप यादव, अफगानिस्तान के राशिद खान, उनकी कारकर्दगी आप देख लीजिए, और शादाब खान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। सिर्फ शादाब खान नहीं, आपने नवाज को टीम के साथ रखा, आपने उसामा मीर को टीम के साथ रखा, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। फिर इमामुल हक को आप किस कारकर्दगी के साथ रख रहे थे? इमामुल हक को आप खिलाते रहे, फखर जमान को आपने बाहर बिठाया। जब फखर जमान ने कारकर्दगी दिखा दी तो आप उनके साथ इंटरव्यू देकर उनकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट ले रहे हैं। पूरी दुनिया बात करती रही कि मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पर नहीं खिलाई है, इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन आप उनके हाथों मजबूर थे, आपने उनको नंबर 4 पर मौका दिया खेलने का। मां सिवाय श्रीलंका के मैच के मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी आप मुझे बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की अपनी कारकर्दगी की, तो शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में तो पाकिस्तान को नहीं जिता सकते। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी सबके सामने है, लेकिन एक नसीम शाह के जाने से आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम का बैलेंस खराब हो गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल जब आपने सही टीम सेलेक्ट नहीं की? बट सर, एक नसीम शाह अगर होते तो वो क्या ही कर लेते। आप देखें, जहां एक तरफ 11 खिलाड़ी और एक नसीम शाह नहीं था, तो उनके अगर होते भी टूर्नामेंट में तो क्या कर लेते। दूसरा, आपको ये नहीं लगता कि पूरा साल ये जो लीग्स, कभी कोई बिग बैश, कोई दूसरी लीग, कोई कहीं ना कहीं कोई लीग्स खेल रहे होते हैं, शाहीन भी इसी वजह से, नसीम भी इसी वजह से इंजर्ड होके नहीं खेल सके वर्ल्ड कप, हारिस ने परफॉर्म नहीं किया, और प्लस हमारा वनडे वाला स्टेमिना नहीं रहा। सब फोकस तो PSL पर, T20 पर और इंटरनेशनल लीग्स पर है, तो हमारा तो वो रहा नहीं। और फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है यहाँ के पिचेस पर, यहाँ के जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी था वो कब वो नहीं होते। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप किसी भी पार्टी में जाएं और पार्टी में जो है आप देर से पहुंचे तो आप ट्रैफिक को इल्ज़ाम देंगे, आप अपने घर वालों को दोष देंगे कि जी आप लोगों ने तैयारी में इतना वक्त लगा दिया, आप लोगों को पहले निकलना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछतावे से क्या पछतावा। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसी सिस्टम के अंदर आप 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी सिस्टम के अंदर आप 2009 वर्ल्ड T20 जीते हैं, इसी सिस्टम में आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इसी सिस्टम में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन की हैसियत से सामने आए हैं, इसी सिस्टम में आपने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। मसला ये नहीं है, मसला अब आप कहेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हो रही थी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब आप सही फैसले सही वक्त पर नहीं करेंगे, आप सही नियत के साथ चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, so sir, तो what do you think, who is the right person for the one day captaincy?
देखिए वनडे कैप्टनसी की तो इस वक्त बात हो ही नहीं रही ना, क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, क्योंकि हमने वनडे मैच खेलना है नवंबर 2024 में, 13 महीने बाकी हैं। अभी हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए जाना है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये भी एक मुश्किल दौरा है और बली का बकरी आपने बकरा बना दिया है शान मसूद को। तो देखिए किसी ना किसी को तो कप्तान आपने बनाना था ना, और बाबर आजम को तो बोर्ड ने मौका दिया था। बाबर आजम सोचते, बाबर आजम टेस्ट में कप्तानी करते, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज जीती है, और वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते, अपने आप को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते, स्ट्रॉन्ग कम बैक करते, एक अच्छा मैसेज देते। लेकिन उन्होंने फौरन जो है वो राह फरार इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं जी, तीनों फॉर्मेट वरना एक फॉर्मेट भी नहीं। ठीक, अच्छा यही ये बताइएगा, शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टन बनाने का फैसला कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, मेरिट पर हैं, या आप समझ, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहिद आफरीदी पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस तरह यूनुस खान वाले मामले पर शाहिद आफरीदी ने इस तरह किया था, हल्फ लिए गए थे और बड़ी कंट्रोवर्सी सी पैदा हो रही है। आप समझते हैं शाहीन आफरीदी का कैप्टन बनना बिल्कुल मेरिट पर है, या कोई और कैप्टनसी डिजर्व करता था? आपसे मैं सवाल कर लेता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए मेरिट क्या है, और आपसे मैं ये सवाल कर लेता हूं कि शाहिद आफरीदी का इस सारे मामले में रोल क्या है, और तीसरा सवाल मैं आपसे ये कर लेता हूं कि शाहीन शाह आफरीदी अगर T20 के कप्तान नहीं है तो आप ही मुझे बता दीजिए हु इज नेक्स्ट। यही सर, यही सवाल तो याहिया भाई मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको रिलेट किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान डिजर्व करता है, कुछ कोई और नाम ले रहे हैं। तो आप, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, मतलब आपके नज़दीक क्या कहेंगे, ये फैसला ठीक है, मेरिट पर है? देखिए सर, आप एक नेशनल टीवी के ऊपर मौजूद हैं और आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया और आप में फ़र्क होना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो जिसके दिल में जो आता है वो आकर कहकर निकल जाता है, और ना उसके पास सोच होती है, ना उसके पास शवाहिद होते हैं, ना उसके पास तहकीक होती है। पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि शाहीन शाह आफरीदी, आप पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर टीम में खिलाड़ियों को मौका देते हैं ना, तो शाहीन शाह आफरीदी ने लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जिताए हैं, तो वो पाकिस्तान टीम के कप्तान क्यों नहीं बन सकते? वो चैंपियन कैप्टन है ना, तो चैंपियन कैप्टन को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि कोई गिरेबान से पकड़कर बाबर आजम को हटाया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिस्पेक्ट दी और क्रिकेट बोर्ड ने उनको मौका दिया। पूरे 3 साल उनको कप्तानी का मौका मिला। 3 साल आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत टाइम होता है, और शाहीन शाह आफरीदी अच्छा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर तनकीद होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं शाहिद आफरीदी की तरफ। माजी क्या था शाहिद आफरीदी का, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अब शाहिद आफरीदी का क्या ताल्लुक है इस सारे फैसले से? डायरेक्टर क्रिकेट तो मोहम्मद हफीज है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो चौधरी तक अशरफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर है, तो शाहिद आफरीदी के पास तो क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड में शाहिद आफरीदी डायरेक्टर क्रिकेट होते, चीफ सेलेक्टर होते, तब आप कह सकते थे कि उनका इन्फ्लुएंस है। फिर अब आप आ जाइए कि जी क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ है? भाई किसी ना किसी को कप्तान तो बनाना था। आप शान मसूद को कप्तान आपने सवाल नहीं किया, मैं बता देता हूँ। अब शान मसूद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जी वो तो टीम में नहीं थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? तो शान मसूद उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कि मुतासरीन है इमामुल हक के। इमामुल हक को इमामुल हक ने 2017 में मौका दिया आउट ऑफ नोवेयर। वो उनके भतीजे थे, उनको उन्होंने मौका दिया और वो खेलते रहे बड़ी टीमों के खिलाफ। कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर वो अलग हो जाते, और उसके बाद शान मसूद, अहमद शहजाद, आबिद अली, फखर जमान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि सूली पर चढ़ गए इमामुल हक की के। इमामुल हक को टीम में रखने की वजह से आपको इन लोगों को साइड में करना पड़ा। अब आ जाते हैं कि शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया। ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो आप सबको पता है कि इतना आसान होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 99 से 24 साल हो गए हमें ऑस्ट्रेलिया में सिंगल टेस्ट मैच जीतने तो दूर की बात है, ड्रॉ किया हुआ। हम 24 साल से ऑस्ट्रेलिया में जो भी टेस्ट मैच खेले हैं वो हारे हैं। शान मसूद इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उनको गलत मौका दिया गया, उनको कप्तान बनाया गया। शान मसूद को तो इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर ने कप्तान बनाया है, तो उन्होंने गलत फैसला किया शान मसूद को कप्तान बनाकर। शान मसूद इस वक्त जिस फॉर्म की क्रिकेट खेल रहे हैं वो उनका एक कह लें कि परफॉर्म नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। बट पिछले क्रिकेट बोर्ड ने उनको वाइस कैप्टन बनाया, और बाबर आजम ने उनको बाहर बैठा दिया। तो आपकी बात ठीक है। देखिए, जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट को जितना हम देखते हैं या समझते हैं,
टेस्ट जो टीम होती है ना वो सीनियर्स होती है और वो अलग से होती है, क्योंकि ये वनडे की T20 से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो कि आराम से खेले और रन बना सके। एग्जैक्टली हमारी वही टीम है जो कि वनडे में भी है, T20 में भी खेलना है, उन्होंने टेस्ट में भी खेलना है और शान मसूद को कैप्टन बना भी दिया है। तो आपको नहीं लगता मोर सीनियर प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है? जैसे इफ्तिखार थे, इफ्तिखार भी एक अच्छे बैलेंस्ड अभी भी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, तो उनका स्टेमिना टेस्ट वाला है। जैसे सरफराज थे, वो अच्छा एक सीनियर जा सकते थे। मतलब इस तरह के लोगों को नहीं टेस्ट में होना चाहिए है। दिस इज जस्ट अ सजेशन। देखिए, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपने इफ्तिखार का नाम लिया। इफ्तिखार तो टेस्ट टीम में है ही नहीं, आप उनको खिलाने की बात कर रही हैं। शान मसूद तो टेस्ट टीम में थे, आप प्लेइंग 11 में नहीं थे। और शान मसूद जो है वो इंग्लिश काउंटी में कप्तानी कर रहे हैं, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कप्तानी कर रहे हैं। और आपने बात की सरफराज अहमद की, आपने बात की कि एक फॉर्मेट के खिलाड़ी दूसरे फॉर्मेट में भी खेलते हैं। तो अब मोहम्मद हफीज आए हैं ना डायरेक्टर क्रिकेट, हम उम्मीद करते हैं कि वो जो टीवी पर बैठकर बातें करते थे, वो जो टीवी पर बैठकर सजेशन दिया करते थे, अब उनके हाथ में स्टीयरिंग है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हैं, वो इन चीजों को डेफिनेटली लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा यही दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि यार ये जो आपको पता है कि हमारे जितने भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी उनमें से बहुत ज़्यादा थे जिनके तनकीद के निश्तर बाबर की तरफ थे, बाबर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो बाबर ने कहा कि यार इन सब के पास मेरा नंबर भी है, तो ये बजाय मीडिया पे बैठने के मुझे भी ये मैसेज कर सकते थे और मुझे भी ये सजेशंस दे सकते थे कि मैं उनके मुफीद और मुफ्त मशवरों पर अमल करता। तो आपको लगता नहीं कि इस सारे मामले में बाबर बड़ी बुरी तरह से बैश हुए हैं? देखिए दोस्त, बात दरअसल ये कि ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। बाबर आजम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे थे, बाबर आजम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को खिला रहे थे, और ये वर्ल्ड कप जो है उसमें आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठाया हुआ था और वो खेल के ऊपर बात कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स बाकी चीजों के हवाले से बात कर रहे हो, उनकी अपनी राय हो सकती है, आप किसी बोलने वाले की जबान तो पकड़ नहीं सकते। तो बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर लेते, बाबर आजम पाकिस्तान को जिता देते। ठीक है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बाबर आजम कोई छोटे बैट्समैन तो थे नहीं। बाबर आजम तो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। बाबर आजम ने किसी मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, बाबर आजम ने किसी मैच में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया। आप मुझे जवाब दे दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है उन लोगों को खामोश करा देते हैं। आप भारत की क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, इस वक्त अनबीटेबल हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग ओपनिंग में पिच के हवाले से बात कर रहे थे। बस यही रोना गाना रह गया है कि वो अपने घर में जीत रहे हैं, वो जनाब ये पिच पे खेल गए। कैसी पिच पर खेल गए मुझे बताइए, किस तरह आप पिच के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? उधर डैरल मिचेल ने 100 किया, उधर विराट कोहली ने सेंचुरी की, एक पिच जिसके ऊपर 724 रन बन गए। आप कह रहे हैं कि जी ये फेवर वाली पिच थी। बिल्कुल सर, ये तो सही आपने कहा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता पिच के साथ। बहुत शुक्रिया सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का यार साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि कैप्टनसी की जहाँ तक बात है, अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, चाहे कप्तान की परफॉर्मेंस हो या ना हो, सारी उम्र कप्तान ही उसका क्रेडिट लेता है, और अगर हारते हैं तो उसकी नाकामी का मलबा भी कप्तान पर ही आता है। असल में कलेक्टिव एफर्ट जो है ना वो हमें पूरे टूर्नामेंट में नज़र नहीं आई, लेकिन ये तो अब जब नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी, बल्कि आ चुकी है, नए बोर्ड भी बन चुका है, तो अब वो सेलेक्ट करेगी कि आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए किसको भेजना है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किनको किस तरह से तैयार करना है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक से पहले ब्रेकिंग है, ब्रेक से पहले ब्रेकिंग पे जाते हैं। ब्रेकिंग ये है कि जनाब लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की अमवात हुई थी। अब इस वाक़े में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जाबहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा, जबकि मुतासिरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज़ की ताकि अफनान पीछा छोड़ दे। मुल्जिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हिरासा करता रहा। इसी असना में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके बाइस 6 अफराद जान से चले गए। लाहौर से हमारे नुमाइंदे राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद, बताइएगा, बड़ा टर्निंग पॉइंट, बड़ी अहम इंकशाफात सामने आए हैं, मजीद डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, जो है ये डिफेंस फेज 7 में जो तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत का जो मामला है, इस वाक़े की तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात सामने आए हैं। जो कम उम्र ड्राइवर है अफनान की हादसे से कबल जानबाग अफराद के साथ झड़प भी हुई थी,
ये हुकूमती कल जो है आला हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें हमारे ज़राए तस्दीक करते हैं कि अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफी देर तक पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज की कि अफनान पीछा छोड़ दे। मुल्ज़म इफरान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हरासा करता रहा है। इसमें मजीद ये भी सामने आया है कि वाई ब्लॉक नाले पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा और दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुल्ज़म इफरान को समझाया कि खवातीन को ऐसा मत करो। इस दौरान मुल्ज़म इफरान धमकियां और गालियां देता रहा और मैं देखता हूं तुम लोग डिफेंस में आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। मुल्ज़म की धमकियां ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो है हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुल्ज़म ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। जो चौक आता है वहाँ पे निजी एक चेन का, वहाँ पे घूमकर मुल्ज़म इफरान ने 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी और हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुल्ज़म को छुड़ाने पहुंचे लेकिन लोगों का गुस्सा अच्छा राना वही जिस तरह आपने बताया कि बड़े अहम इंकशाफात ये सामने आए हैं तो इससे तो एक चीज़ वाज़े हो गई है, अब इसको हादसा तो करार नहीं दिया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुजरिमाना गफलत है। ये गफलत से ज़्यादा ये इंटेंशनली अफनान ने ये मामला जो कुछ हुआ और उसी की गलती की वजह से ये चीज़ हुई है। अब इस खबर के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की जानिब से क्या सामने एक्शंस लिए जाएंगे, इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया है, क्या इतलात हैं आपके पास? और राना ये भी बताइएगा कि अफनान ने कोई इकबाली बयान दिया है, इब्तदाई तौर पर क्या कहता है वो? देखिए ये अब जो इंकशाफात जो सामने आए हैं इसके बाद जो है इस तफ्तीश का मजीद दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब जो है इसकी तफ्तीश की जा रही है कि ये कोई टारगेट किलिंग थी कि उसने टारगेट करके गाड़ी को हिट किया है, तो इस हवाले से मजीद अब इस FIR के अंदर जो है मजीद दफात जो है वो शामिल की जाएंगी। चूंकि इसमें 2 चीजें सामने आती हैं कि ये दहशतगर्दी का जुमरे में भी 780A भी इसमें शामिल की जा सकती है और उसके साथ मजीद जो आला हुकाम है पुलिस के वो इसका दायरा कार उन्होंने मजीद इसको बढ़ाया है और अब इसकी FIR के अंदर मजीद दफात जो है वो शामिल की जाएंगी। चूंकि जो कम उम्र ड्राइवर था उसने तो पहले उसकी जो मुतासरा फैमिली है उसके साथ 2-3 बार झड़प भी हुई है। इससे जाहिर होता है कि ये मामला कोई अचानक या हादसा नहीं है, रोड एक्सीडेंट नहीं है, जबकि ये तो पहले से मामला जो है वो चलता आ रहा था। उसके दरमियान उन्होंने गाड़ी एक दफा रोककर उसको मना किया लेकिन वो करता रहा। तो चूंकि ये कल जो वज़ीर आला पंजाब को जो ब्रीफ किया गया है गुज़िश्ता शब जो हुकूमती पुलिस की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उससे तो जाहिर यही लगता है कि अब इस जो हादसा नहीं है बल्कि ये कोई टारगेट किलिंग है या कि उनने राना वहीद फिर तो जो अफनान गाड़ी में अकेला मौजूद नहीं था, उसके साथ उसके 2-3 दोस्त भी गाड़ी में मौजूद थे, क्या फिर उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि उनका हवाले से भी बहुत अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं उनके बयान के बाद। देखें ये अक्सर औकात देखा जाता है कि जब भी कोई हुल्लड़बाजी होती है, इस तरह का कोई मामला होता है तो एक भी बल्कि 2-3 दोस्त इकट्ठे होते हैं। इस गाड़ी में भी यही मामला है कि इस गाड़ी में भी सिर्फ अफनान नहीं है बल्कि उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। तो आप यकीनन जो है जब इसकी तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया जाएगा तो फिर जो है उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि असल मामला जो है वो सामने आ सके। अभी तक की जो तहकीकात जो पुलिस की जानिब से की गई है उसमें यही जाहिर होता है कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये कोई जानबूझकर या टारगेट किलिंग का कोई वाकया जो जिस तरह का होता है उस तरह का बज़ाहिर ये लग रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो अब इसके ऊपर रोड के ऊपर इस तरह का हुल्लड़बाजी करना, ये 780A जो है जो एक दफा है वो भी इस FIR के अंदर शामिल की जा सकती है। उसके बाद मजीद जो है इसकी तफ्तीश जो है उसका दायराकार बढ़ाया जाएगा। जी राना वहीद ये बताइएगा इन इंकशाफात के बाद जो मुतासिरा ख़ानदान है जिनके 6 अफराद दुनिया से चले गए, उनकी भी कोई स्टेटमेंट सामने आई है, उनका कोई बयान सामने आया हो या पुलिस का कोई बयान सामने आया हो इसके बाद? देखिए पुलिस जो है मुतासरा खानदान के जो साथ राब्ते में है और उसके बाद चूंकि इसकी तफ्तीश जो है आगे जो बढ़ रही है इसमें दोनों फरीकैन जो है जो मुल्जिम है और जो मुतासरा खानदान है उनके साथ पुलिस को उनके साथ राब्ते में है। और यकीनन जो है चूंकि अभी तक वो तहकीकात जो इंकशाफात सामने आया इससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस मामले के अंदर और भी जो दोस्त है उसके वो भी शामिल हैं। चूंकि जब गाड़ी में आप किसी हुल्लड़बाजी का जब भी कोई वाकया सामने आता है
तो फिर उसमें जितने लोग जो है दूसरी गाड़ी को उलटबाजी करते नजर आते हैं तो उसमें वो भी शरीक होते हैं। तो यकीनन जो है अब पुलिस जो है मुतासरा खानदान की फैमिली के साथ है, उनके साथ रास्ते में है मुसलसल, और उनकी जो आगे जो तफ्तीश का दायराकार बढ़ेगा ये उनके साथ उनके रास्ते से, और जो मुल्जिम है उनसे मजीद जो इंकशाफात होंगे उसको सामने रखकर ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी। अच्छा राना वहीद, ये बताइएगा कि ये जो जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, अफनान की गाड़ी, ये तो अंडर एज था, तो ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इसके पेरेंट्स की तरफ से कोई बयान सामने आया हो कि ये उनसे छुप के गाड़ी लेकर गया था या उनकी परमिशन थी या पहले भी ये चलाता रहा है? और दूसरा, अरेस्ट सिर्फ अफनान को किया गया है, जो गाड़ी में बाकी सवार इसके दोस्त थे क्या वो अरेस्ट नहीं हुए? देखिए इसमें ये तो बात तय है कि जो उसकी गाड़ी की तफसीलात हैं वो पुलिस ने मुकम्मल तौर पर जो है वो हासिल कर ली है, चूंकि इनकी गाड़ी जो है उनकी घर की फैमिली की गाड़ी है। तो अब चूंकि इसमें तो बात ये शक शुबा नहीं है कि जो अफनान है ये उनके पेरेंट्स के, उनकी फैमिली के मेंबर्स के नाम जो है ये गाड़ी जो उसकी तफसीलात जो सामने आई है। अब तो ये होता है कि चूंकि उनका जो अफनान है वो कम उम्र है, और आमतौर पर हम देखते हैं कि वालिदैन जो है बहुत इसमें गफलत बरतते हैं कि जब भी कम उम्र ड्राइवर जो है उनकी गाड़ी घर में पार्क है तो उनके बच्चे जो है वो ले जाते हैं, बाज़ औक़ात वालिदैन को भी नहीं पता होता। तो ये अब चूंकि दोस्तों में जो आजकल की जो स्कूलिंग है उसमें बड़े इफेक्ट्स हैं, वहाँ पे दोस्त जो है ग्रुप बनाकर जो है बाहर सड़कों के ऊपर निकलते हैं, मार्केटों में बैठते हैं, तो ये वाकया जो है लापरवाही की वजह से पेश आया है। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नशा एक ऐसी लानत है, नशे की लत एक ऐसी चीज़ है, इसको उम्मुल जराइम, उम्मुल खबाइस भी कहा जाता है, क्योंकि एक शख्स जब नशे की लत में मुब्तला होता है तो वो नशा जो है अपने साथ बेशुमार बीमारियां साथ लेकर आता है, बेशुमार बुराइयां, बेशुमार खराफात जो है ना लेकर आता है। लेकिन आजकल जो हमारा माहौल है, नशा जो है चाहे वो स्मोकिंग का हो, आइस का हो या शीशे का हो, ये एक ना स्टेटस सिंबल बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे वो हमें सरेआम देखते हैं कि तंबाकू नोशी करते नज़र आ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कानून तो है नहीं है, अगर कानून भी मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। कैसे एक दुकानदार कम उम्र बच्चे को सिगरेट दे सकता है? सिगरेट्स दे सकता है। अच्छा, ये इंग्लैंड के अंदर जो है ये रूल बना दिया गया है कि एक तो ये कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंग्लैंड को स्मोक फ्री बनाया जाए, और वहाँ पर जो अंडर एज बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी सिगरेट्स पहले भी जुर्म था और अब तो बहुत ज़्यादा इस पर सख्ती कर दी गई है। पूरी दुनिया में ये सिखा रहा है जुल्म है, वो लेकिन जो है स्मोक फ्री बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। किसी भी मोहल्ले की दुकान में बाप अपने बेटे को भेज देता है कि जाओ उससे पकड़ के ले आओ, सिगरेट्स ले आओ, मेरे लिए पान ले आओ, छालियाँ ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो वो बच्चे भी वही करते हैं। अच्छा, ये तो एक बात रही। दूसरा, वो जो बच्चे चाइल्ड लेबर में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो स्मॉल बॉन्ड के नशे में, पेट्रोल के नशे में लग जाते हैं, जो सस्ता चीप नशा होता है वो उस पे लग जाते हैं। अच्छा, इसमें ना कहीं जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स भी हैं कि जब वो बच्चों के सामने स्मोकिंग करेंगे तो इनडायरेक्टली यू आर इनकरेजिंग स्मोकिंग, तो आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। फिर तालीमी इदारों में हम देखते हैं, तालीमी इदारों में बड़े बड़े पोस्ट, एलीट तालीमी इदारों में नशा सरेआम मिलता है, मनशियात बिकती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन, लड़कियाँ, लड़के नशे की लत में मुब्तला दिखाई देते हैं। आखिर इस नशे की लत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? नशे की तरफ रुझान होने की वजूहात क्या हैं? माहिर नफ्सियात डॉक्टर नुशाबा अंजम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैम, आए दिन हम देखते हैं ये नशे की लत में इजाफा हो रहा है, बच्चे बच्चियां कम उम्र वो नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। बेसिक फैक्टर क्या आपको नज़र आता है, क्या वजह है जो नशे के आदी अफराद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वजाहत और फिजा आपके मदु करने का। नशा या एडिक्शन एक बीमारी है, और ये बिल्कुल ऐसा, इसकी डेफिनेशन यही है कि डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग इज एडिक्शन। नशा, आप सिगरेट का नाम ले रहे हैं, आप इसके अंदर आइस का, हेरोइन का, पता नहीं आजकल तो क्या क्या ड्रग्स, हमारे बॉम्ब की तरह, तो अब वो एटम बॉम्ब तो नहीं आ रहा, अब तो यही बॉम्ब्स हैं जो हमारी जनरेशन यूथ जिसने इस मुल्क को लेकर चलना है, तो आसान है इसको तबाह किया जाए। और उसके लिए जिन्होंने भेजी हैं, जिन्होंने प्लान की है ये इंजीनियरिंग पॉलिटिकल, वो कर रहे हैं प्लान। इसकी वो कोई भी चीज हो सकती है, आप तो इन चीजों के नाम ले रहे हैं। अभी डिजिटल हीरोइन की बात भी हो रही है। डिजिटल हीरोइन
ये जो आपके हाथों में टेलीफोन और गेम्स, गेमिंग डिसऑर्डर एक लेवल से ऊपर, खुशी, मजा, फन, हमने बच्चों से असल खुशी ले ली। कॉन्फ्लिक्टेड बच्चे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपके घरों के माहौल और हैं, जो वो बताया जा रहा है किताबों में कुछ और एथिक्स बताए जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं प्रैक्टिकल है ही कोई नहीं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तहजीब जो है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं बच्चे। जब उनसे सवाल, जब वो उनके पास जवाब नहीं मिलते उनको, और वो क्या करते हैं, ये अपने उस फियर को ओवरकम करने के लिए वो नशे की तरफ रागिब हो जाते हैं। और वो इतने छोटे जो बच्चे हैं उनको किस चीज का डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या फियर हो, बच्चों में, तालीमी इदारों में देखें आप, डिफेंस के स्कूल्स में हमने एक वीडियो भी चलाई थी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा थी, जब लड़कियां एक लड़की को मार रही थी नशे की वजह से, कि वो क्यों नहीं कर रही। आप ये बात समझें, पहली बात, नशे के बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अगर वालिद सिगरेट पी रहे हैं या घरों के अंदर ये चीज है, तो बच्चों में बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए। जहां तक आपने जिस वीडियो की बात की है स्कूल की, हमारे स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है, ये बाकायदा एक माफिया है इसकी बैकिंग जो कर रहा है। और ये बच्चियां कहाँ से अफोर्ड कर रही हैं? वो नशा कोई आम इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो 12-12, 20-20 हजार का नशा है, वो कैसे अफोर्ड कर रही है? आप तो इसके बायोलॉजिकल फैक्टर छोड़ देना कि बच्चे, इसके सोशल फैक्टर्स क्या है कि वो बेहरा रवि की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले वो इंसिडेंट चलाया, जो बच्चा जा रहा है, आपको क्या लगता है होश के अंदर कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? इतनी एनर्जी है बच्चों के अंदर, इतनी एनर्जी है, वो ड्रग्स करके ये कुछ ही करते हैं। और वो ज्यादातर वो है जो हमारे मुल्क में कल्चर चला गया स्टेटस को, पावर का, उन्हें पता है भाई ताकत है, ये स्टेटस सिंबल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हाई रहना तो फैशन है ना, जो हाई होगा वो फैशन है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाई रहना, क्योंकि हमारे पास और डेफिनेशन ही चली गई है ना। हमने अपनी तहजीब, कहते हैं कवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपके सामने याद होगा ज़ैनब का इंसिडेंट आया, जिस वक्त, उस वक्त बैकिंग कौन कर रहे थे? हमारे इदारों को। ये देखिए कलेक्टिव वेंचर से होगा, असातिज़ा को बच्चों के लिए ड्रग्स के एक रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को। कौन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? जो लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए बहुत ज्यादा, और उसके अंदर कंप्लेनिंग सेल्स होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन्होंने करना है कंट्रोल, वो खुद ही हाय हैं, उन्होंने क्या करना। बात तो वही है। नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हम उन पे कोई बात करें, लेकिन अब ये देखिए माइंडसेट है। जी जी ये जी, माइंडसेट है, और ये इसके ऊपर बात करना, अभी तो आप शुक्र करें, हम तो अभी आप इजाजत दे रहे हैं बात करने की। हम तो जब ज्यादा इसके ऊपर, मेरे देखिए अस्पतालों में हमारे पास बहुत बच्चे बच्चियां आती है, और उसके अंदर उन घरों के बच्चे बच्चियां आते हैं। कैपिटल के अंदर जब 97% बताई गई थी तो बड़ा शोर मचा था कि जी कैपिटल में 97% बच्चियां एडिक्शन में, बच्चियां। तो हमें बड़े थ्रेट्स आते हैं जिस वक्त हम इसके ऊपर वोकल होते हैं। लेकिन ये उन घरों के बच्चे बच्चियां हैं जो खुद आकर मेरे ख्याल में टीवी में और वो लोगों की तरबियत कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये रुझान जो है, ये रुझान कैसे आ रहा है? अच्छा मैम, फिर बहुत ज्यादा दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोग जो नशे की लत में होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने नशे को यूज़ करने की वजह ये बताते हैं कि वो साइकोलॉजिकली या इनर तौर पे वो हील होना चाहते हैं, अपनी हीलिंग के लिए, सोल हीलिंग के लिए वो नशा करते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मैम इसके अलावा हीलिंग का कोई दूसरा जरिया दुनिया में, कोई दूसरा सोर्स ऑफ हीलिंग दुनिया में मौजूद नहीं है? नशा ही रह गया है हीलिंग के लिए? बिल्कुल, देखिए मोहब्बत, बच्चों को आजकल तीसरी क्लास के बच्चे का दिल टूटा हुआ है। मैं आपको तीसरी भी ज्यादा बताइए मैम, प्रेप क्लास से शुरू हो जाए। इश्क हो गया, सबको मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि मोहब्बत क्यों? जो प्राइमरी ग्रुप ने मोहब्बत वॉक देनी थी ना, जिबिल्लत में मोहब्बत चाहिए, आहमे वजाहत, और वो कौन देते हैं? बच्चों को माँ बाप देते हैं। माँ बाप के पास तो टाइम नहीं है, माएं व्हाट्सएप ग्रुपों में बैठी हुई है, ड्रामे देख रही है, वालिद जो है वो किसी डाले को पीछे लगाए हुए, वो लीडर बने हुए। क्या करेंगे बच्चे? किधर जाएंगे भाई? बच्चों ने ये कुछ ही करना है, बच्चों ने क्या करना है? और उन्होंने मोहब्बत करनी है किसी बाहर से। और देखिए हाँ। ये सोशल मीडिया का दौर है, उनको एक फेक इमोशन मिल गया। बच्चा तो बच्चा है, तो इसलिए बर्ड आई व्यू दे बच्चों के साथ। They need attention। हमें उनको डायरेक्शन नहीं पता कि कौन सी दिखानी है, उनको अटेंशन देते नहीं है, फिर वो कहीं और इसका जो है वो रुख निकलता है। लेकिन अब देखिए जो बड़े स्कूल्स हैं या बाहर देख ले,
हर स्कूल के अंदर एक साइकेट्रिस्ट का होना ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, या अगर कोई डिस्टर्ब बच्चा होता है तो स्कूल की तरफ से उसकी डेली या वीकली अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें उसने 1 घंटा साइकेट्रिस्ट के पास बैठ के अपने जो इमोशंस हैं उनको लेट आउट करना होता है। हमारे यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, बेसिकली सोशल या करियर काउंसलर, थेरेपिस्ट। क्योंकि काउंसलिंग बच्चे के लिए या बच्चे को समझना या उसकी प्रॉब्लम, और पहली बात प्रॉब्लम आइडेंटिफाई टीचर्स का काम है जी, कि बच्चों के अगर ग्रेड्स में फर्क आ रहा है, बिहेवियर थोड़े से आपको चेंज फील हो रहा है, अवॉइडिंग बिहेवियर है, पेरेंट्स को बहुत नजर रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर, वो क्वालिटी टाइम दें, खाने की टेबल के ऊपर क्वांटिटी ना रखें, क्वालिटी तो रखें, खाने इकट्ठा खा लें कम से कम, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बातचीत करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप नहीं बदल सकते, लेकिन बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर दें, क्योंकि अगर आप नहीं बात करेंगे तो उनके साथ गूगल, उनके इंटरनेट पे देखें, बच्चों में जो गेमिंग डिसऑर्डर भी, उस बच्चे ने सारे घर को मार दिया, उसका ख्याल था कि जैसे गेम्स के अंदर मरने के बाद लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इस बच्चे ने जो गाड़ी को टक्कर मारी है, क्यों मारी है? क्योंकि इन्होंने देख ही ये रहे, आप वो गेम्स के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते? ये एनिमीज के ऊपर वायलेंस और फ्रस्ट्रेशन अपने से कमजोर पर निकलता है जब उनको अपने से कमजोर बच्चे को अपनी जाती लगती है। बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी है, बच्चों में डेथ विशेस है, वो नहीं करते, वो उसको उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी से बचने के लिए वो ड्रग्स की तरफ अपने आप को ले जाते हैं, क्योंकि उनको तो ये चीजें, ये कलेक्टिव वेंचर से होगा। असातिज़ा कराम को, पेरेंट्स को मैं इसके पे खास कर कहूंगी, लेकिन सबसे पहले तो उनको अपने जो है ना वो सीधा करना पड़ेगा किबला, उसके बाद बच्चों का करें। पहले तो पेरेंट्स को सीधा करें, उसके बाद बच्चों की बारी आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशाबा हमारे साथ मौजूद थी, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट कि पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा, और पेरेंटिंग एक पूरा एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उनको समझाना होगा, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर पेरेंटिंग की तरफ तो कोई तो बस शादी की और बच्चे हो गए और उसके बाद परवरिश पता नहीं है, अंडर एज शादियाँ हो जाती हैं, 16 साल की लड़की को क्या पता होगा कि एक बच्चे की क्या तरबियत करनी है। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो तकरीबन हर घर में ज़रूर डिस्कस होता है और हर घर का मसला है। एक ये कि बच्चों को जब आप अच्छे तालीमी इदारों में भेजना चाहते हैं, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, तरबियत तो कम रह गई है, सिर्फ तालीम ही और रट्टे वाला सिस्टम ही बाकी रह गया, तरबियत तो स्कूल कल्चर में है नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जिनकी भारी भारी फीसेस अदा करनी पड़ती है, वो फीस अदा करने के बाद हर महीने में वो आपको चालान फॉर्म आ जाता है, आपको वो अदा करनी पड़ती है। फिर उसका अब इतना ज़्यादा जो एडवांसमेंट आ चुकी है, जो आपका निसाब है उसमें कि उसके लिए आपको ट्यूशन लगाना बड़ा ज़रूरी है, और ट्यूशन के लिए कुछ लोग होम ट्यूशन की तरफ आते हैं और कुछ लोग जो मोहल्ले में अकेडमीज होती हैं वहाँ पर। अब पहले स्कूल की भारी फीस थे, उसके बाद वो ट्यूशन की एक भारी जो फीस है वो अदा करनी पड़ती है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए माहिर तालीम लाइफ कोच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये आपको क्या लगता है, माएँ बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उनको ट्यूशन भेजती हैं, या हमारा जो एकेडेमिया है वो कमर्शियल इतना हो चुका है कि सारा बोझ बच्चे पर आता है और ट्यूशन के जरिए भी पैसे बटोरे जाते हैं? अगर ट्यूशन ही पढ़ाना है तो स्कूल फिर ना भेजें, दोनों जगहों पे भेजा जा रहा है बच्चों को। बहुत शुक्रिया। देखो, वजाहत बात यह है, जब किसी के यहाँ अल्लाह औलाद देता है तो उस औलाद की तरबियत की बुनियादी जिम्मेदारी माँ बाप की है, और ये जिम्मेदारी माएँ दिया करती थीं, पूरी किया करती थीं। लेकिन फिर ये हुआ कि चूंकि अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और फिर माएँ ने भी एकेडमिक एजुकेशन हासिल कर ली है, उनको भी अपने कैरियर की ज़रूरत है, तो जिस तरह बच्चों की तरबियत माएँ करती थीं, घर में रोटी भी माएँ पकाती थीं, सफाई भी करती थीं, कपड़े भी धोती थीं, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर एक माँ फ़र्ज़ करें महीने के 2 लाख कमा सकती है तो वो 10,000 में एक माई रख कर घर में खाने पकाने का काम खुद क्यों करे। तो ये बात कुछ में आती थी, लिहाजा माओं ने आउटसोर्स कर दिया ये घर की सफाई, घर का खाना पानी। और लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी यही सोचा कि इसको भी आउटसोर्स कर दिया जाए, क्योंकि माँ का तो कैरियर है, तो या ये है कि बाप के बहुत से वसाइल हैं, तो इसलिए उसको आउटसोर्स कर दिया जाए। तो हमने महंगे स्कूलों में आउटसोर्स करके अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए।
अच्छा, जब बच्चा घर वापस आता है तो फिर उस बच्चे को जरूरत थी कि वो माँ की गोद में बैठे, बाप उसको लेके पार्क में जाए, माँ उसके साथ बैठ के घर के काम डिस्कस करे, सारे इकट्ठे बैठ के सब्जी काटें, सारे लूडो खेलें, सारे मुख्तलिफ बातें करें। लेकिन वो उस वक्त भी टाइम नहीं था, माँ भी तो थकी हुई आई थी, बाप भी थका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम आउटसोर्स कर दें, तो उन्होंने वो एकेडमी में आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, एकेडमी से भी जो पढ़ के आता है तो फिर भी बच्चे को एक प्राइवेट टाइम चाहिए था अब्बा अम्मी का, लेकिन अब्बा अम्मी तो बहुत मसरूफ हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक और अब्बा भी ले देते हैं, और इत्तेफाक से उस अब्बे का नाम जो है ये मोबाइल है, जो कि एक स्क्रीन है। अनफॉर्चुनेट एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि माँ बाप ने अपने आप को रिप्लेस कर लिया अपने रिसोर्सेज के साथ, और बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी स्कूल पे, एकेडमी पे और सोशल मीडिया पे। सर, ये तो तस्वीर का एक रुख है ना। ऐसा भी तो है कि इतने महंगे स्कूल्स में जब आप भेजते हैं, हमने जिस टाइम पर, या जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जिस टाइम पर पढ़ा, उस टाइम पर इतना एडवांसमेंट कोर्सेज नहीं थे, और अब जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो इतना एडवांसमेंट है कि पेरेंट्स को भी शायद नहीं पता, उनको ना गाइड करना आता है ना पढ़ाना आता है, जिसकी वजह से वो ट्यूशन की तरफ रुख करते हैं और फिर फीस अदा करनी पड़ती है। देखें, इसकी वजह यह है कि जिस वक्त बच्चे को आप स्कूल में दाखिल करा रहे जाते हैं, स्टेक होल्डर एक बच्चा है कि माँ बाप हैं, स्कूल के टीचर हैं, एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है जी। ये चारों स्टेक होल्डर्स में से किसी के ज़हन में भी तालीम का हदफ ये नहीं होता कि इस बच्चे को हमने एक बाकिरदार इंसान बनाकर मुआशरे में भेजना है ताकि ये एक मुफीद शहरी बने। हम सब के जहन में उन स्कूलों को सिलेक्ट किया जाता है जिनके बड़े बड़े शहर के चौकों में बिलबोर्ड लगे होते हैं, ह्यूज साइट्स के, जिसमें छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं कि इसके A7 स्टार, ये 7 स्टार प्लस इतने, तो वो इतने हमारे बच्चे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गए, इतने निश्तर में गए, इतने कायदे आजम में, इतने लम्स में गए। वो पूरा एक इश्तिहार लगा हुआ होता है, और हम वो स्कूल ये कह रहे होते हैं, और माँ बाप भी ये तवक्को रख रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे को भी A7 स्टार चाहिए। A7 स्टार लेने वाला बच्चा कितना बाकिरदार है, कितना मुआशरे के लिए मुफीद है, ये तो किसी के ज़हन में नहीं होता। लेकिन सर, ये भी आपने सही कहा है, लेकिन सर ये तो कहा जाता था और हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो माँ की गोद होती है वो पहली दरसगाह होती है। तो क्या इस दरसगाह को सब्स्टिट्यूट मिल गया है ट्यूशन का, और फिर उसके बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है सर? तो ये इसी की वजह से हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना नहीं बन रहा। यही वजह है कि हमारे यहाँ से जिस काम के लिए आप कॉलेज और स्कूल में बच्चों को दाखिल कर रहे हैं वो पर्पस तो बिल्कुल पूरा हो रहा है, उसकी वजह से नौकरी मिल जाती है, उसकी वजह से आप A लेवल करके फिर आपको इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाता है, फिर आप इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर आप अमेरिका चले जाते हैं। तो आप जिस पर्पस और जिस नीयत के लिए बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, बच्चा अगर थोड़ा ज़हीन है तो वो पर्पस तो पूरा हो रहा है। तो फिर हमें शिकायत क्या है, हमें गिला क्या है? जब मेरी उम्र के लोग हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, मेरे 4 बच्चे थे, एक बच्चा अमेरिका चला गया, एक माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया चला गया है, एक बच्चा जो है बस उसका वीज़ा लग गया, बस वो आने वाला है, बस उसका ये हो रहा है, और अल्लाह का मेरे ऊपर कितना एहसान है। तो जब हम अपनी सक्सेस को और अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को गेज ही इस मेयार के मुताबिक कर रहे हैं, तो गिला कैसा? अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली 100% ऐसा ही है कि इसी तरह लोग कहते हैं, इसी तरह शुक्र कि हमारा एक इधर सेट है, इधर सेट है, माँ बाप को भी बुला लेगा और ये सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर एक डिवीजन है ना, ये तो हाई क्लास सोसाइटी की बात होगी। अब एक मिडिल क्लास की अगर बात करते हैं तो मिडिल क्लास में इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है, उन्होंने तो सर्वाइव यहीं पर करना होता है। तो जब सर्वाइव यहीं पर करना है तो उनके प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस भी बड़े और तरह के होते हैं। ये बात भी है कि तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं है, बस ये है कि फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आएगा तो जैसे मैं कहती हूँ कि पूरा पाकिस्तानी सिस्टम उसके कदमों में बिछ जाएगा। हम ये क्यों चीज़ हम मिस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमने तरबियत को मिस कर दिया है। हमने अगर किसी बड़े की हाथ पकड़ के मतलब हम ये कर दिया ना कि उसकी मदद कर रहे हैं, नाना अबू या दादा अबू के पास कितना टाइम बैठे हैं, उनके कौन से काम किए हैं, घर में पौधों को पानी किसने दिया है, परिंदों को खाना किसने डाला है, ये छोटे छोटे के औरत घर में आए तो इज्जत कैसे करनी है, कज़न्स अगर आती हैं तो उनको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि ये बताया जा रहा हो। अच्छा, मैं इसका 2 बातें आपने की हैं, एक ये जो हाई और मिडिल क्लास की बात की है, तो उन दोनों की पैराडाइम एक ही है, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है। एक बेचारा जो एक क्लर्क का बच्चा है ना, जो किसी पढ़ता है स्कूल में,
उसके जहन में ये तो नहीं है कि ये अब जाके USMLE फलां करके और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, लेकिन उसके जहन में ये जरूर है कि अल्लाह करे इसको कहीं सरकारी की नौकरी मिले। जी 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 जी, कहीं किसी मैं जब प्रिंसिपल था कायदे आज़म मेडिकल का, तो यहाँ दर्जा चाहरुम की नौकरियां का अनाउंस हुआ। दर्जा चाहरुम की नौकरी के लिए कोई स्किल सेट नहीं चाहिए होता, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होती, तो उसके में ऐसे नौजवान भी आए जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ था और कंप्यूटर्स के अंदर बैचलर्स किया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम इकोनॉमिक्स में MA किया, तुम ये चपरासी की नौकरी, PM की नौकरी के लिए आए हो? तो वो कहता था सर सरकारी नौकरी होती है ना, वो तो फिर सरकारी नौकरी होती है। ये तो है एक बात। और दूसरी जो आपने बात की है, यही वो मसला है जिसके लिए हम्बल कैपेसिटी में और हमारे और बहुत से दोस्त और उसमें आप लोग भी हिस्सा डालते हैं, यही हम शोर मचा रहे हैं कि जो जड़ से प्रॉब्लम को पकड़ना है वो यही है कि वो बच्चे जो अब 5-5, 7-7 साल वाले हैं, वो नहीं, वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए भी नहीं है, वो हमारा टारगेट है। यानी पोटेंशियल मदर्स और पोटेंशियल पेरेंट्स, ये हमारा टारगेट है। किसी और दूसरा ये कि हमें ना एक जल्दबाजी का भी शौक होता है ना, कि देखें जी 2 महीने हो गए अभी तक माशरा ठीक तो हुआ ही नहीं। तो माशरों की तश्कील के अंदर, माशरे की तश्कील के अंदर सदियां लगती हैं। हाँ। ये जो आपको बरतानिया का माशरा लगता है ना, एक ऑर्गेनाइज हुआ, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें तकरीबन 400 साल लगे हैं। इसी तरीके से कौमों की जिंदगी में डेकेड्स और सेंचुरीज की कितनी अहमियत नहीं होती। हम अगर आज शुरू कर दें, और मैं आपको थिंग्स टू डू बता देता हूं, 1 2 3 अभी आज से शुरू कर दें। और कौन शुरू करे? वो आप दोनों शुरू कर दें और मैं भी शुरू कर दूं। 3 तो कम से कम शुरू करते हैं। हम ये करें कि अपने घर में जितने अफराद हैं उन सब का एक चार्ट बनाएं, और खास तौर पर वो लोग जो बच्चे हैं, और हम ये देखें कि हमें जिस तरह का पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, बला बला बला, आप सारी एक लिस्ट बना लें और हम खुद एफर्ट करने लग जाएं कि मैं और मेरी अहलिया उसको रोल मॉडल करें और मेरे बच्चे उस नहज पर तरबियत हासिल करना शुरू कर दें। तो पूरे पाकिस्तान का जो एक यूनिट है वो खानदान, एक खानदान तो आपने एड्रेस कर दिया जी। बिल्कुल सर, सबको अपना हिस्सा। एक बात और जी सर, मुख्तसर फौरन क्लोजिंग। दूसरी बात जी मैं अर्ज करता हूं, जिसमें एक फिक्रा ये, दूसरी बात यह है कि अच्छाई की एक खूबी होती है कि ये खुशबू की तरह होता है। सिर्फ ये नहीं कि अपने खानदान पर कर रहे होते हैं, अब जिस जगह पर जाएंगे वो खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह वक्त हुआ तो उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।